हे गाइस, टावर गॉड की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक की वीडियो हमने देखा था कि एक तरफ तो बैम घोस्ट का सामना कर रहा है और साथ में बहुत यार शॉक भी है कि घोस्ट इतने समय बाद उसके सामने आया और उससे फाइट क्यों कर रहा है। वही दूसरी तरफ कून को भी एक बहुत ही तगड़ा सरप्राइज मिला है जब वो डैंगडैंग के साथ फैंग को चुराने गया था, लेकिन उसके सामने एप्पल और माइकल आ चुके हैं। तो अभी स्टोरी में आगे जहाँ एक तरफ तो माइकल कून से ये पूछकर मजे ले रहा था कि बहुत समय हो गया तुम्हें देखे हुए, तुम कैसे हो। वहीं कून गुस्से से उससे पूछ रहा था कि मैंने तुमसे पूछा कि तुम यहाँ आके कर क्या रहे हो, लेकिन माइकल सिर्फ इतना कहता है कि तुम बोल तो नहीं गए कि हम रेफ्यूजी हैं। पास ही करे डैंगडैंग ने कून से पूछा या तुम इन्हें पहले से जानते हो। कून के जवाब में जिसने कहा कि ये मेरे पुराने साथी थे, वो भी सिर्फ कुछ समय के लिए। माइकल हंसते हुए कहता है साथी, सच में? क्या तुम भूल गए कि हम सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे तुम्हारा साथी होने का, और हमने कैसे तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़ा था। और क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती वो सब चीजें याद करके कि कैसे तुम हमारे लीडर बनने की एक्टिंग करते थे जबकि रियलिटी में हम तुम्हारा काट रहे थे। और इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ आने का रीजन सिंपल है, क्योंकि फक्का एक बहुत ही ऊपर का मेंबर हमें अपने साथ लेकर आया है और उसने हमें ऑर्डर दिया है इस फैंग को चुराने के लिए, या और भी सिंपल भाषा में कहें तो उसने हमें कहा है फैंग स्टीलिंग गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये सुनकर कून के मन में थोड़ी सी और भी ज़्यादा परेशानी आ जाती है और वो उससे कहता है कि तुम लोगों को इस गेम से क्या मतलब है, तुम इसे क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। लेकिन जवाब में माइकल सिर्फ इतना ही कहता है कि पहली बात तो एक ऑर्डर है और दूसरी बात हमें बहुत मज़ा आने वाला है दोबारा से तुम्हें हराने में। और इसी के साथ वो एप्पल को कहता है कि जाके उस फैंग को चुरा लो एप्पल, और वो अपने लाइट हाउस का यूज़ करके उस फैंग को अपने अंदर कब्जे में कर लेती है। लेकिन अपने कून के पास एक बहुत तगड़ा प्लान था। वो पीछे चिल्लाता है कि रैक हमारी मदद करो, और हम देखते रैक पीछे से अपनी बहुत ही तगड़ी से एक भाले को उसी डायरेक्शन में फेंकता है, लेकिन इनका तीसरा साथी बीच में ही आकर उसे रोक देता है। और यहाँ अपने रैक को देखकर बहुत ही तगड़ा झटका लगता है कि पहली बार किसी ने उसके बैट शॉकर को इतने आराम से रोक लिया। कून भी वहीं पास खड़ा होकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। रैक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ कर कहता है क्या आखिर ये टर्टल है कौन, क्या है किसी तरह का फैंटम है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एप्पल और माइकल उस फैन को चुराने में कामयाब हो जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और उनका पीछा कून और डैंगडैंग भी करने लगते हैं। वहीं सीन अब वापस शिफ्ट होता है बैम और घोस्ट की फाइट के ऊपर, जहाँ पे घोस्ट एक बहुत ही खतरनाक शिंशु ब्लैक होल अटैक करने वाला था जो कि देखने में किसी बवंडर जैसा लगता है। वहीं बैम सामने खड़ा होकर ये सोच रहा था कि अभी तक मैंने जितने भी पावरफुल सी रैंक रेगुलर को देखा है या उनसे लड़ाई की है, उनमें से भी ज़्यादा पावरफुल ये देखने में लग रहा है। और बैम के बावरा पूछने के बाद भी कि वो उस पर अटैक क्यों कर रहा है, जवाब ना मिलने पर बैम एंड में ये डिसाइड करता है कि अगर ये कोई आंसर नहीं करेगा तो उसे भी उसके अटैक का जवाब देना ही पड़ेगा। वो अपने पीछे एक बहुत ही बड़ा और बना लेता है शिंशु का, इस तरह के अटैक जो हमने पहले भी देखे थे। और इसी के साथ बैम अपना रेडी हो जाता है उसको एक तगड़ा जवाब देने के लिए। दोनों के शिंशु अटैक बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट तैयार करते हैं। वहीं बैम अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि सिर्फ इरेगुलर ही शिंशु ब्लैक होल स्फीयर का यूज कर सकते हैं, और उसे शक भी होता है क्या घोस्ट भी एक इरेगुलर है। लेकिन इसके बीच में शिवशु का कॉल आ जाता है जो उसे बताता है किसी और टीम ने फैन को चुरा लिया है और उनके प्लान खराब हो गए हैं और ये लोग मोस्ट प्रोबेबली रीचल के साथ ही हैं। अपनी बात को कंटिन्यू करते शिवशु कहता है मुझे सारी डिटेल तो नहीं पता, लेकिन कून और डैंगडैंग उनके पीछे गए हैं और हमने अपने पूरे प्लान को चेंज कर दिया है, तो तुम भी अपना ध्यान रखना। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बैम के दिमाग में घंटी बजाती है और वो समझ जाता है कि घोस्ट भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है, और ये चीज़ बैम के माइंड को बहुत ज़्यादा क्लियर कर देती है। और वो कहता है कि अब मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है वेस्ट करने का, मुझे इसे हराना ही होगा। और इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा शिंशु ऑर्ब क्रिएट करने लगता है अपने हाथ से, और बैम इसी के साथ अपने शिंशु कंसंट्रेशन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है और एक अटैक करता है जिसका नाम था वाटर ड्रैगन। वही ठीक इसी मोमेंट पे दूसरी जगह हम देखते इंटर्न को, मैड डॉग को और लॉर्ड कैंजोन की बेटी को, जो कि कैनिंग टूथ फेस्टिवल में पार्ट लेने के लिए मेन एरिया की तरफ जा रहे थे। और उनको फॉलो करते हुए इंटर्न से पूछती है तो क्या मुझे सही में तुम्हारे साथ जाना चाहिए, तुम लोग मेरी सुन भी रहे हो क्या, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और इसी के साथ हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि कुछ घंटे पहले कैंजोन की ट्रेनिंग रूम में आखिर हुआ क्या था, जहाँ पे कैंजोन की बेटी उससे मिलने आती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे डैंगडैंग के बारे में क्यों नहीं बताया था, क्योंकि आपने उसे छुपा के रखा था अभी तक। और अपनी बात को आगे कंटिन्यू रखते हुए वो अपने फादर से ये भी कहती है कि आपको पता है ना, अगर लॉर्ड यामो को इन सब चीज़ों के बारे में पता लग गया तो आप बहुत ही ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हो। मुझे पता है कि आपके इंटेंशन गलत नहीं है, आप मेरे को कैनिंग टूथ फेस्टिवल का मेन स्टार बनाना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपको इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। मैं खुद अपनी पावर का यूज़ करके डैंगडैंग को हराऊंगी, क्या आपको मुझे भरोसा नहीं है। लेकिन कैंजोन बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहा था और वो अपनी बेटी हॉन्ग से सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम बस कोशिश करो कि तुमने ये सब चीज़ें कभी सुनी ही नहीं, ये तुम्हारे ही भले के लिए है। लेकिन हॉन्ग इस बात को ऐसे जाने नहीं देना चाहती थी। लेकिन कैंजोन कहता है कि तुम इन सब चीज़ों के बारे में चिंता मत करो। कुछ देर पहले ही स्लेयर कैंडिडेट खुद लॉर्ड यामा से मिलने आया था और उसने उनके साथ एक बहुत ही खतरनाक शर्त रखी है।
कैनिंग टूथ फेस्टिवल में फैंग को चुराने के लिए। और शायद इस बार तुम कैनिंग टूथ फेस्टिवल की स्टार न बन पाओ, लेकिन ये उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैंने सब कुछ पहले से ही सोच रखा है, तो तुम इन सब चीज़ों को छोड़ दो। और इसी के साथ वो उस रूम को छोड़कर जाने लगता है। लेकिन नोंग उससे कहती है कि पिताजी आप कब समझोगे इस चीज़ को कि आप लॉर्ड गार्डो को नहीं हरा सकते, और मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सेकंड इन कमांड हो या थर्ड इन कमांड, या आप लॉर्ड गार्डो को भी हरा नहीं सकते। मैं अपनी पावर का यूज़ करके डैंगडंग को हराऊंगी। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप लॉर्ड गार्डो को नहीं हरा सके तो मैं भी डैंगडंग को नहीं हरा सकती, और मैं इस चीज़ को करके प्रूव करके दिखाऊंगी। लेकिन लॉर्ड कांजन जाते से इतना ही कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, अपने दिमाग को थोड़ा शांत करो। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है एक जिम के ऊपर, जो कि था सिर्फ फीमेल कैनिंग पीपल के लिए। यहाँ होंग अपने साथियों को बताती है कि कैसे अब वो कैनिंग टूथ फेस्टिवल की स्टार नहीं हो सकती क्योंकि डैंगडंग वापस आ चुका है। और उसके साथ ही इस चीज़ से भी इरिटेटेड होती है कि अगर वो चाहती तो काफ़ी ज़्यादा फास्टर तरीके से टावर के ऊपर जा सकती थी, लेकिन फिर भी होंग वापस आई केज के अंदर सिर्फ इसलिए ताकि वो कैनिंग टूथ फेस्टिवल की स्टार बन सके और अपने पिता का सम्मान बढ़ा सके। लेकिन ये डैंगडंग फिर से वापस बीच में आ गया। और वहीं दूसरी तरफ ये स्लेयर कैंडिडेट कौन है और ये बेफालतू की शर्त क्यों लगा रहा है इस रगरैट के बीच में, जिनका काम केज के अंदर कैनिंग टूथ फेस्टिवल को पार्टिसिपेट करने में होता है। वही सामने खड़ी होंग ये सारी बातें सुन के और भी ज़्यादा गुस्से से भर रही थी और वो बड़बड़ा रही थी कि कैसे लॉर्ड यामा को लगता है कि वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि वो कैनिंग टूथ फेस्टिवल की स्टार बन सके, और इसीलिए उसने इस शर्त को मान लिया होगा। लेकिन उसने भी सोच लिया है कि अपनी रियल पावर का यूज़ करके उन सभी को गलत साबित कर देगी, वो डैंगडंग को हरा देगी और फैंग को वापस लेकर आएगी। होंग और उसके दो साथी अब वहाँ से निकलकर बाहर जाने लगते हैं। जब सामने के इंटर्न को देख कर होंग उससे पूछती है कि तुम स्लेयर कैंडिडेट को जानती हो ना कि वो कैसा दिखता है, तो तुम भी हमारे साथ चलोगी। और तभी पीछे से मैड डॉग उसकी फ्रेंड भी आ जाती है, जो उन्हें ऑफर देते हैं कि तुम हमें भी ज्वाइन करने दे सकती हो क्योंकि हम भी जूलियस ग्रेस को ही ढूंढना चाहते हैं, और इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, ताकि मैं अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं। ऐसे कहते हुए मैड डॉग उन्हें मना लेता है कि वो भी उन्हें ज्वाइन कर सके, लेकिन होंग की बस एक ही शर्त है कि डैंगडंग को वही हराएगी। और अब हम प्रेजेंट में वापस इनकी टीम को जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे इंटर्न भी इनको फॉलो कर रही थी और उनसे पूछ रही थी कि आखिर मैं कर क्या रही हूँ, और मैं फक के लिए तो काम बिल्कुल नहीं करती। और इंटर्न को वो सारी टाइम याद आने लगते हैं जब उसने इस जॉब के ऑफर को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। इसे एक पेट मिला था जो कि बहुत ही क्यूट था, और उसने इस जॉब को बहुत ही ज़्यादा स्केची होने के बाद भी एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन वो अभी भी सोच रही थी कि अगर उसे पता होता उस समय कि अगर ये फक के साथ काम करते हैं तो कभी भी उनको ज्वाइन नहीं करती। लेकिन अब उसको उनके सारे ऑर्डर मानने पड़ेंगे, इनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे जान से मारने वाले हैं। और इसी के साथ उसके दिमाग में ये चीज़ भी आती है कि मेरे अंदर एक फीलिंग है जो कहती है कि हम चाह के भी स्लेयर कैंडिडेट को नहीं हरा सकते, जबकि उनके बाकी टीममेट्स को हरा सकते हैं, लेकिन उसे हराना इम्पॉसिबल है। और इसी समय ठीक कोई उनके सामने से भागते उनके आगे आ जाता है, जिसे देखकर ये सभी थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। और होंग फाइटिंग पोजीशन में आ जाती है देख के कि हो सकता है वो लोग एनिमी हो या स्लेयर कैंडिडेट खुद हो, लेकिन मैड डॉग कहता है कि नहीं, ये वो नहीं है। और हम देखते हैं कि सामने से गैलरी से भागता हुआ एप्पल और माइकल होते हैं, जब माइकल चिल्ला रहा होता है कि ये लोग कौन है और उन्हें हटने के लिए वार्निंग देता है, जहाँ पे वो अपने साथियों से कहता है कि हमें इन्हें पेलना पड़ेगा इनसे बचने के लिए। वहीं दूसरी तरफ कौन भी इन लोगों को पकड़ लेता है और अपने टेलीपोर्टेशन लाइट हाउस का यूज़ करके उस प्लेयर को पकड़ लेता है जिसके पास फैंग था। और इसी के साथ एक बहुत ही बैडेस्ट पैनल हम देखते हैं कि कून एक बहुत ही तगड़ा पंच माइकल के मुंह पे देता है, ये कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जाने वाले और अब तुम पक्का मरने वाले हो। और इसी के साथ माइकल दूर जाए गिरता है। हम कून को भी थोड़ा सा हाफते हुए देखते हैं जो अपनी टाई ठीक करते हुए कहता है, यू लिटिल बास्टर्ड, तो वो बचने वाला नहीं है। इसी के साथ टावर ऑफ गॉड की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ही बता सकते हैं।